हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में लेक्चर नंबर 3 में। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम लोग रियल गैसेस में प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन और रियल गैस की डिटेल स्टडी करेंगे और हम लोग बात करेंगे एडियोमेट्री की, जो जरूरी बात है। तो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें गैस एडियोमेट्री का पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, तो वो एडियोमेट्री करना जरूरी है। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं रियल गैस से, वो इस लेक्चर में कवर होने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन कैसे लिखी गई, उसमें क्यों कुछ ऐड करना पड़ा, क्यों कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ा। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास तक आइडियल गैसेस और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज और रियल गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज का होल सोल डिस्कशन बेसिकली रियल गैसेस और एडियोमेट्री पे ही है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आज से शुरू क्या करना है। इससे पहले अगर मैं शुरू करूं, बता दूं कि फिर से लेक्चर कहाँ पे मिलना है हम लोगों को, लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलना है हम लोगों को, textcam.in पे मिल रहा है। अपने बैच पे क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रॉब्लम शीट भी मिल जाएगी। स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉब्लम शीट भी आ गई और स्टेट्स ऑफ मैटर के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो पहले से ही डिस्कस्ड हैं। वो मंडे को वीडियो आ चुकी है, संडे को शायद आई थी, हाँ संडे को आ चुकी है। और आज ये तुम लोग देख के इस चैप्टर को खत्म करोगे, यानी थर्सडे वाली क्लास से वी विल बी स्टार्टिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी शुरू होने वाली है, तो दिल थाम के बैठिए। जल्दी जल्दी हम लोग सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। कोर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कैचअप करने के लिए ज़्यादा सारा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा सारा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब ये लास्ट लैप है, इसमें भागते रहना है, रुकना नहीं है, तेज़ी से करना है। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन से। वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या थी? कुछ टेक्स्ट लिख के आया हूँ, कुछ मैं फिर से लिखूंगा। जो डेरिवेशन है वो करके दिखाऊंगा, जो टेक्स्ट है वो लिख के रखा हूँ। ये बेस्ट तरीका लगता है मेरे को। बाकी तुम लोग भी कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर ये ठीक है या नहीं ठीक है। कुछ इम्प्रोवाइजेशंस की ज़रूरत है। और हाँ यार, शेयर करते रहो, थोड़ा सा पुश करते रहो। हम लोग जो बेंचमार्क सेट किया वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं। ठीक है, लेकिन तुम्हें जरूर पहुँचा देंगे। IT ये बात है, केमिस्ट्री मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या कहती है? P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर प्लस वी एम माइनस बी इक्वल्स टू RT। ठीक, तो Vm क्या था? Vm था मोलर वॉल्यूम। यहाँ पे Vm क्या था? Vm याद आ रहा है? मोलर वॉल्यूम था। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो Vm मोलर वॉल्यूम हो गया। तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू RT हो गया। यहाँ पे ए बाई वी एम स्क्वायर जो है वो प्रेशर करेक्शन है और वी एम माइनस बी जो है वो वॉल्यूम करेक्शन है। एक प्रेशर करेक्शन है और एक वॉल्यूम करेक्शन है। प्रेशर करेक्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो रियल गैस थी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। ठीक, तो काम करने की वजह से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वो दीवार पे सर उतनी तेजी से नहीं मार पाएगा जितना मारना चाहता है। और क्योंकि गैस का अपना वॉल्यूम था, तो उस वॉल्यूम को भी हमें सही करना पड़ेगा। अब गैस का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर नहीं है, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस उसका अपना खुद के वॉल्यूम के बराबर है, क्योंकि वो तो उसने ऑक्यूपाई कर ली है, किसी और मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली। ठीक है, इतनी बात सीधे सीधे समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूम करेक्शन। देखो इसके डेरिवेशंस मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। कई जगह पे लिखे नहीं मिलेंगे, कई लोग नहीं पढ़ते पढ़ाते, लेकिन समझ जाओगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी और सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन क्या करा है? इन आइडियल गैस वी आर सेइंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम कैसा था? नेग्लिजिबल फ्रैक्शन था। बट इन द रियल गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मेजरेबल एंड वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। रियल गैस का कैसा वॉल्यूम मेजरेबल है और उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये कैसा वॉल्यूम है? इस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को ध्यान से समझने की जरूरत है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो गैस पार्टिकल के मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन सुन के मजा आए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, तो तुम बिल्कुल कमेंट करके बताना और ये प्रॉमिस करो कि मजा आएगा तो शेयर करोगे, लोगों को बताओगे कि हाँ देखो ये वाला वीडियो तो देखना बनता ही बनता है। कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऐसा कोई नहीं बताता, शायद मेरे को लगता है ऐसा कोई नहीं बताता। बाकी तो लोग, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कोई कहीं कहीं गई होगी बात, लेकिन मैंने किसी और को नहीं सुना। लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज दैट वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल। जैसे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को तुम ऐसे समझो, जैसे ऊपर तुम्हारे पंखा चलता है, सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा। पंखे को देखो तो पंखे में 3 ब्लेड हैं, 3 ब्लेड हैं, उनके बीच में स्पेस खाली है ना? उनके बीच में स्पेस खाली है 3 ब्लेड के बीच में।
हम वहाँ पे अपनी उंगली नहीं रख सकते उस वॉल्यूम में अगर पंखा मूव कर रहा है तो। अगर पंखा मूव कर रहा है तो हम वहाँ पे अपनी उंगली नहीं रख सकते। तो वॉल्यूम अवेलेबल तो है लेकिन मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है किसी चीज़ के, कि हम वहाँ डंडा रख के सो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। पंखे के ब्लेड के बीच का जो वॉल्यूम है वो अवेलेबल तो है लेकिन वो मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो वॉल्यूम विच इज अवेलेबल नॉट अवेलेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल से कहें तो मॉलिक्यूल से जैसे तुम्हारे बारे में कहें, यू कैन मूव ऑन द फ्लोर एनीवेयर एक्सेप्ट वेयर समबडी और यू आर एक्सटेंडिंग। हम मूव फ्लोर पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं लेकिन उस जगह मूव नहीं कर सकते जहां पे हम खुद खड़े हैं या कोई और खड़ा है। मान लो टेबल रखी है, मेरी टेबल के ऊपर थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा मैं, तो मूव मैं कमरे की फ्लोर पे कहीं पे भी कर सकता हूँ लेकिन टेबल पे कभी भी नहीं चढ़ सकता। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कैसा हो गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया हमारा। या दो लोगों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, मान लो इतनी जगह है दो लोगों के बीच में, तो इसमें कोई घुस थोड़ी जाएगा, नहीं घुस पाएगा। ठीक, तो अब हमें कैलकुलेशन करना है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का। टर्म समझ में आया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैसे होता है। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को समझने के लिए अगर हम करें कैलकुलेशन ऑफ बी, तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि कोई मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं तो ये बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है। कैसे कोलिजन हो रहा है, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। मैंने कहा कि जब ये दोनों आपस में टकराए होंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई और मॉलिक्यूल अब नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम वी आर कंसीडरिंग ओनली बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन। हम कैसे कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं, केवल और केवल बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इन कोलिजन के बाद एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने के बाद कोई तीसरा मॉलिक्यूल इन बिटवीन अब नहीं आ पाएगा। भाई बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स ही जनरली होते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर कोलिजन्स रेयर होते हैं। तुमने भी जब सड़कों पे लड़ाई देखी होगी या एक दूसरे के एक्सीडेंट देखे होंगे तो क्या हो गया, वो बाई मॉलिक्यूलर होते हैं, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में जाके टकरा जाती है। ऐसा बहुत रेयर फिनोमेना होता है कि तीन लोग अलग अलग डायरेक्शन से आए और आपस में आके एक जगह पे जाके कोलाइड कर जाएं। केवल डोरेमोन में ऐसा होता है कि शिनचैन, डोरेमोन और नोबिता सब एक जगह आए और टकरा जाए, ऐसा तो जनरली नहीं होता ना। लेकिन सो गैस मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा नहीं होता। देखो जैसा तुम बिहेव करोगे रियल सिचुएशन में, गैस मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेंगे। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकरा गए तो हमने क्या किया, एक डी रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ किया। ये स्फीयर डी रेडियस का है। ठीक, इस डी रेडियस के स्फीयर में अब कोई भी मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। कैसे, इस बात को समझना जरा कैसे है, क्योंकि एक साइड से कोलिजन हो गया, अब दूसरी साइड नहीं आ सकता। मान लो कि मॉलिक्यूल के हाथ है, मॉलिक्यूल गरबा खेल रहा, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो जब दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के मूव कर रहे हैं, जब दो लोग हाथ पकड़ के मूव कर रहे हैं तो मान लो सेंटर पॉइंट उन्होंने हाथ जोड़ रखे और मेरे दोनों हाथ दो लोग हैं, तो दो लोग ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। कभी गोल हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हुए देखा लोगों को, ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमते हैं। जब ये गोल गोल घूम रहे थे तो ये कि सर्कल स्वाइप कर रहे होंगे, बोलो इस तरह का एक सर्कल स्वाइप कर रहे होंगे। अब इस पूरे सर्कल में जिसमें पेन घूम रहा है, यानी कि दो लोग घूम रहे हैं, उसमें किसी और का आना बहुत मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो भी आएगा टकरा जाएगा, तो उसमें कोई और नहीं आ सकता। फिर मान लिया कि एक आदमी थक गया। ठीक, एक आदमी थक गया तो इसने क्या किया, अपने आप को पाइव आउट कर लिया। अब ये तो केवल दूसरे आदमी को घुमा रहा है, तो देखो सर्कल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया। अभी सर्कल बड़ा हो गया, देखो इतना बड़ा सर्कल हो गया, पूरा हो जाएगा। सोचो ना, सिंपल लॉजिक लगाओ, विजुलाइज करने की कोशिश करो कि दो लोग हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रहे थे और सडनली एक आदमी रुक गया, तो वो बड़ा सर्कल स्वाइप करेगा क्योंकि वो खुद पूरे आदमी को घुमाएगा। अब अगर मान लो किसी तुम छोटे बच्चे को घुमा रहे हो, मान लो 2 साल के बच्चे को किसी को घुमा रहे हो, तो क्या करोगे, उसे तो तुम 3D में घुमा सकते हो। ऊपर सर्कल घुमाते घुमाते उसे क्या करोगे, उसे थोड़ा उठा दो, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घुमा सकते, तो स्फीयर स्वाइप कर लेगा। अब उस पूरे स्फीयर में कोई नहीं आ सकता। ठीक, तो ये वॉल्यूम कैसा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ये गरबे वाला एग्जाम्पल जरा सोचना, नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट करना, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो हुआ क्या, तो हमें एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो कितना गया, द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 4/3 पाई डी क्यूब। लेकिन ये तो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए था, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कितना आ गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम per molecule will be half of 4/3
पाई डी क्यूब, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2r, डी की वैल्यू कितनी है 2r, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का होल क्यूब। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल कितना है यार, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल भी हमें पता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल 4/3 पाई आर क्यूब है। तो हमें ये पता लग गया कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल, इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम ये बात कह सकते हैं इजीली क्या, कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो अपने वॉल्यूम के 4 गुना है, यानी कि हर मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम से 4 गुना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उस एरिया में, उस वॉल्यूम में किसी और को नहीं आने देगा। अगर हम पर मोल की बात करें तो Na से मल्टीप्लाई कर दें और वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल इज कॉल्ड B विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को हम लोग बहुत शिद्दत से याद रखेंगे और B इसीलिए साइज को डिनोट कर रहा था। ठीक, अब बात आती है प्रेशर करेक्शन की। प्रेशर करेक्शन क्या कहता है, इफ द डेंसिटी ऑफ द गैस इज रो, मान लिया हमने डेंसिटी गैस की कितनी है रो, ठीक, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बल्क में था, जो बल्क में मॉलिक्यूल था उस पर सारे फोर्सेस बैलेंस आउट होंगे, क्योंकि उसकी सराउंडिंग सेम होगी तो उस पर सारे फोर्सेस कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन उस मॉलिक्यूल की बात करो जो जस्ट दीवार से टकराने वाला है, जस्ट अभी पहुंचा है दीवार से टकराने के लिए, तो इसे लोग पीछे पकड़ के खींच रहे होंगे, अभी दीवार पे टकरा नहीं पाया। समझो ऐसा हुआ कि तुमने चैप्टर पढ़ा तो समझ नहीं आया, तुम फ्रस्ट्रेट होकर गए दीवार पे सर मारने। आइडियल सिचुएशन क्या होती कि आइडियल सिचुएशन ये होती कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दीवार पे मानो सर नहीं मुक्का मारोगे, है ना, सर मारने में ज़्यादा चोट लग जाएगी। एक्सपेरिमेंट करके मत देखना, तो तुम्हारा जितनी पावर होगी उतनी पावर से तुम पंच करोगे दीवार पे। लेकिन अगर घर वाले हुए या तुम्हारे सगे मित्र हुए जो असली में सच्ची में मित्र हैं तुम्हारे, वो क्या करेंगे, वो तुम्हें पंच करने से रोकेंगे। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर ड्रैग करेंगे, तुम्हें पीछे खींचेंगे। पीछे खींचने के चक्कर में तुम जितना प्रेशर लगाना चाह रहे थे अब उतना प्रेशर नहीं लगा पाओगे, तो कुछ कम प्रेशर लगा पाओगे। तो डिक्रीज इन प्रेशर फेल्ट बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू रो, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पीछे खींच रहे होंगे उतना प्रेशर की एक्सटेंट भी कम हो जानी है। और नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे तुम्हारे जैसे कितने लोग हैं, मान लो तुम्हारे सारे मित्र भी ऐसा कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर साइमल्टेनियसली विल बी रो। तो मतलब रो लोग, क्योंकि डेंसिटी रो है तो पर यूनिट वॉल्यूम में रो ही लोग होंगे, तो रो लोग पीछे से खींच रहे होंगे और रो ही लोग क्या होंगे, दीवार पे धक्का मार रहे होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेट डिक्रीज इन प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, नेट डिक्रीज इन प्रेशर कितना आ जाएगा, नेट डिक्रीज इन प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू n अपॉन v का होल स्क्वायर 1 अपॉन vm स्क्वायर। ठीक, तो प्रेशर करेक्शन कितना आ गया भाई, प्रेशर करेक्शन जो आ गया वो आ गया a बाय vm स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। तो A क्या है, A is the van der Waals constant which measures the force of attraction and B measures the size. Greater the value of A, greater will be the force of attraction, therefore easier will be the liquefaction of the gas. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, गैस को लिक्विफाई करना आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। ठीक, अब बात आती है डिस्कशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन का डिस्कशन दो तरह से कर सकते हैं, व्हेन प्रेशर इज नॉट टू हाई और प्रेशर इज टू हाई। देखो प्रेशर को सॉरी यार बहुत बोल रहा हूँ, प्रेशर को जान लगा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में, खांसी वासी तो आ ही सकती है। ठीक है, व्हेन द प्रेशर इज नॉट टू हाई, नॉट टू हाई का मतलब क्या है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 1000 ATM हो, 100-150 यूनिट है प्रेशर। ठीक, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होगा, सफिशिएंटली लार्ज होगा जिससे हम स्मॉल b को इग्नोर कर सकते हैं। तो Vm माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा,
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू वी एम हो जाएगा। ठीक, तो जो गैस इक्वेशन थी वो क्या थी, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। वो अब क्या बचेगी भाई, वो बचेगी P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल्स टू आर टी। इतनी बचेगी, इसके अलावा तो कुछ बच नहीं सकता है। इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो P वी एम प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। तो P वी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी माइनस ए बाई वी एम। अब आर टी से डिवाइड कर दें तो P वी एम अपॉन आर टी किसके बराबर हो जाएगा, P वी एम अपॉन आर टी हो जाएगा 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी। तो P वी एम बाई आर टी को हम लिख सकते हैं पी वी एम रियल अपॉन पी वी एम आइडियल। क्या लिख सकते हैं, पी वी एम रियल अपॉन पी वी एम आइडियल इक्वल्स टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। और इसी को हम z लिखते हैं, तो हम यहाँ से z की वैल्यू लिख सकते हैं कि z कितना आ जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए बाई वी एम आर टी, z माइनस ए बाई वी एम आर टी आ गई। अब z इससे क्या मतलब आया, 1 से हमेशा छोटा आएगा, क्यों, क्योंकि z में 1 में से कोई नंबर पॉजिटिव नंबर माइनस हो रहा है। ठीक, और a क्या रिप्रेजेंट करता है यार, a रिप्रेजेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देख लो, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं था तो लास्ट क्लास में जो हमने ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ याद आ रहा, ऐसे करके ग्राफ बनाया था ये 4 गैसेस वाला। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे z लेस देन 1 आ रहा था तो क्या काम कर रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, यानी कि a डोमिनेंट था। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब लेते हैं व्हेन प्रेशर इज टू हाई, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो P के कंपैरिजन में a बाई वी एम स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो P प्लस ए बाय वी एम स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू P लिख देंगे। ठीक, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, एग्जाम प्रेशर तो दोस्ती तो नेग्लेक्ट ही हो जाती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाते हैं। तो लिख देते हैं व्हेन प्रेशर इज टू हाई, when the pressure is too high, when the pressure is too high, the force of attraction becomes insignificant. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इनसिग्निफिकेंट, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे, P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी को हम लिख देंगे P इंटू वी एम माइनस बी इक्वल्स टू आर टी लिख देंगे। तो लिख देंगे P वी एम माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी। तो P वी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी प्लस पी बी। तो P वी एम बाई आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। इसे फिर से हम z लिख सकते हैं, तो z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू 1 प्लस पी बी बाई आर टी। तो देखो, जब z ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो कौन रोल प्ले कर रहा है, साइज रोल प्ले कर रहा है ना। तो z ग्रेटर देन 1 आ गया तो यहाँ पे कौन सा रोल प्ले कर रहा है, साइज रोल प्ले कर रहा है। साइज रोल प्ले कर रहा है तो हम कहेंगे b रिप्रेजेंट्स साइज। ठीक, तो साइज की वजह से जो तकलीफ आ रही थी वो आ रही थी ग्राफ में। तुम्हें अगर पिछली वाली क्लास याद हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो जाके। अब बात करते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का मोलर मास बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, उनमें कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर पाता है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो हमेशा वो प्रेशर ज़्यादा वाली सिचुएशन की बात करते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं होगा तो A टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। अगर A टेंस टू 0 हो गया तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर में ये टर्म किस पे चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। जब ये 0 पे जाएगा तो क्या बनेगा, P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। तो P वी एम माइनस पी बी इक्वल्स टू आर टी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, P वी एम इज इक्वल्स टू आर टी प्लस पी बी लिख देंगे। भाई देखो, बार बार वही करना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो P वी एम अपॉन
आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी। ठीक, इसे हम z लिख देंगे तो z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1 प्लस पी वी बाय आर टी। और इसमें भी z कैसा आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया। z कैसा आ गया ग्रेटर देन 1 आ गया। z ग्रेटर देन 1 आने का मतलब क्या है कि गैस हमेशा कैसे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, लेस कंप्रेसिबल है। ठीक, अब बात आती है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की, कि अगर हम किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहें तो क्या करेंगे। देखो, इसके अलावा विरियल इक्वेशन बचती है। विरियल इक्वेशन का जब एडवांस वाला करेंगे तब करेंगे, विरियल इक्वेशन की अभी जरूरत नहीं है। विरियल इक्वेशन कहोगे तो पढ़ा देंगे बीच में, कभी विरियल इक्वेशन की ऐसा जरूरत नहीं है मेंस के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मतलब है हमें क्रिटिकल फिनोमिना की बात करनी है। अगर हम किसी भी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें जिससे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम हो जाए, गैस सेटल होने की तरफ चली जाए। तो लिक्विफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। आई रिपीट, टेम्परेचर को कम करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। जबकि रियल गैस से जब आइडियल बना थी तो टेम्परेचर बढ़ा रहे थे और प्रेशर को कम कर रहे थे, इसमें उल्टा कर रहे हैं। ठीक, on decreasing the temperature the kinetic energy of the particle decreases, that's why they can be easily liquefied. The temperature of the gas must be lower than critical temperature. टेम्परेचर गैस का कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए हमेशा हमेशा। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर ए गिवन गैस बिलो विच अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रेशर विल ब्रिंग अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। मतलब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है जिस पे अगर हम प्रेशर लगातार बढ़ाते जाएं तो गैस को लिक्विफाई कर दिया जा सकता है, और उसके ऊपर अगर टेम्परेचर कर दें, अगर हम टेम्परेचर फर्दर बढ़ा दें, एंड अबव विच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड हाउ हाई द प्रेशर मे बी। मतलब उसके अगर उस टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर के हम ऊपर चले जाएं तो हम गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम कितना ही प्रेशर उस पर लगा लें। ठीक, फॉर नाइट्रोजन जैसे क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू -78 है और CO2 के लिए 31.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्रिटिकल फिनोमिना के इनके डेरिवेशंस भी किए जा सकते हैं लेकिन उनकी जरूरत कतई नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। सीधे फॉर्मूला याद रखना है। याद रखने का मतलब है फॉर्मूला जैसे गणित में तुमने याद रखे हैं वैसे इसमें भी याद रखोगे, जैसे फिजिक्स में याद रखे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले डिराइव थोड़ी करते हो कि ml² होता है या ml²/2 होता है या ml²/4 होता है। इसमें भी ये फॉर्मूला 8ar/27r भी याद रखेंगे। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो मिनिमम प्रेशर चाहिए उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। पीसी की वैल्यू A/27B² होती है, पीसी की वैल्यू A/27B² होती है। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस का वॉल्यूम आता है उसे हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं और क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू 3B के बराबर आती है। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें ज़्यादा बुद्धि लाने की जरूरत नहीं। एट क्रिटिकल कंडीशंस क्या होगा, वैल्यू ऑफ Z कितनी होगी, PCVC/RTC। तो पीसी की वैल्यू कितनी है, पीसी की वैल्यू है A/27RB इंटू VC की वैल्यू 3B डिवाइडेड बाय R इंटू TC की वैल्यू 8A/27RB। ठीक, ये PC की वैल्यू कितनी थी, B² थी, RB नहीं थी यार, बता नहीं रहा। PC की वैल्यू यहाँ पे B² थी, ओह शिट, यहाँ पे B² थी। तो एक B से एक B यहाँ से कट गया, एक B से एक B यहाँ से कट गया, 27 से 27 कट गया, एक A से एक A कट गया, एक R से एक R कट गया, सब कट गया। तो Z की वैल्यू आ गई कितनी, Z की वैल्यू आ गई 3/8 जो कि <1 है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे होंगे, इसीलिए क्रिटिकल कंडीशन से हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बॉइल्स टेम्परेचर की। बॉइल्स टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर है, बॉइल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे गैस ओवर ए पीरियड ऑफ गैस बिहेव्स आइडियली ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर। गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियली बिहेव करती है ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब अगर हम प्रेशर को वेरी भी कराएंगे उस टेम्परेचर पे तो गैस कैसे बिहेव करेगी, आइडियली बिहेव करेगी। तो टीबी की वैल्यू का भी फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है जिसकी वैल्यू A/RB के बराबर है। ठीक, अब वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स on the walls of container when there exists an equilibrium between the vapor phase and the liquid phase।
वेपर प्रेशर क्या है, लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए उस टाइम पे वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वेपर प्रेशर कहेंगे। यार थोड़ा सा फीवर भी है, मतलब मौसम बहुत गंदा हो रहा है ना यहाँ पे दिल्ली में, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ रही है ना। एनसीआर में मौसम बहुत गंदा है अभी, कभी बरसात हो जा रही, कभी धूप निकल आ रही, तो उसके चक्कर में गला वाला सब ऐसी ऐसी हो गई और इतना बोल रहा हूँ लगातार इससे भी ठीक है। एट इक्विलिब्रियम सजेशन दे दो क्या कर लूँ गले के लिए भी। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा। अब बात आती है पेलोड की। पेलोड क्या होता है पेलोड निकालने के लिए क्या करते हैं कि हॉट एयर बलून्स के लिए ये काम करता है। किसके लिए बात करता है, हॉट एयर बलून्स पे लगता है। मान लो हॉट एयर बलून था, हॉट एयर बलून तो देखा होगा टीवी में, अगर सामने से नहीं देखा होगा तो टीवी में तो देखा ही होगा कि हॉट एयर बलून कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे डोरी बंधी होती है, यहाँ पे एक बर्नर लगा होता है और यहाँ पे एक डलिया होती है जिसमें लोग बैठे होते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इस बर्नर से हम क्या करते हैं, फ्लेम जलाते हैं, गैसेस को गर्म करते हैं और हॉट एयर बलून ऊपर उठता है। तो कोई भी चीज़ अगर फ्लोट कर रही है तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ एनी बॉडी वांट्स टू फ्लोट then the mass displaced by the of the fluid by the body should be greater than its mass। ठीक है, जैसे अगर हम जहाज को पानी में तैराने की कोशिश करें या नाव को पानी में तैराने की कोशिश करें तो नाव ने जो मास वाटर का डिस्प्लेस किया वो नाव के मास से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें अगर हॉट एयर बलून को ऊपर हवा में फ्लोट कराना है तो जो बलून वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए उसके खुद के वॉल्यूम से, प्लस जो लोग उसमें डलिया में बैठे हैं उसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो पेलोड ऐसे, इसी को हम पेलोड कहते हैं कि कितना लोड हम ले जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, पेलोड इज इक्वल टू मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून अपॉन माइनस सम ऑफ मास ऑफ बलून प्लस एयर फील्ड प्लस अदर मटेरियल। अगर ये कम पेलोड कम होगा तो कम लोगों को ले जा पाएंगे, पेलोड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों को ऊपर ले जा पाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों ने एक चीज़ छोड़ी है, इंटेंशनली छोड़ी है, वेरियल इक्वेशन। वेरियल इक्वेशन हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एडवांस के टाइम पे पढ़ेंगे। एडवांस के टाइम पे हम लोग नया सीरीज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली करेंगे और एडवांस वाले वीडियोस पढ़े हुए हैं, बहुत सारे लोग उन्हें अभी से देख रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो, लेकिन अभी धीरे धीरे सारा पढ़ लो, फिर एडवांस टाइम पे उस दिन देखना, वो बहुत फ़ायदा करेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ आना चाहिए पहले। ठीक है, अब बात करते हैं गैस रेडियोमेट्री की। गैस रेडियोमेट्री वैसे तो मोल कॉन्सेप्ट का काम है, लेकिन हम लोग इसे गैस स्टेट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग थोड़े से बड़े हो गए हो इसे समझने के लिए। मोल कॉन्सेप्ट के टाइम पे छोटे थे, है ना। अरे 4 महीने तो बड़ा ही हो ही गया ना, जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया, 4-5 महीने बड़े हो गए ना। तो गैस रेडियोमेट्री में क्या करते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन द गैलुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर जैसे हम इस इक्वेशन को पढ़ें तो इस इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 moles ऑफ वाटर। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि n वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद n/2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन टू गिव n वॉल्यूम ऑफ क्या, वाटर। ठीक, तो जैसे n2 प्लस थ्राइस h2 गिव्स ट्वाइस h3 को क्या लिखेंगे, x वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3x वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2x वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी अननोन कंपोजिशन का कंबशन करा के उसके कंपोजिशन की वैल्यू मतलब कंपोजिशन चेक करने की कोशिश करते हैं, या किसी अननोन कंपाउंड का फॉर्मूला डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन क्या होगी कि CxHy गैसियस प्लस X प्लस Y/4 O2 गिव्स X CO2 प्लस Y/2 H2O। अगर तुम चाहो तो इसे रिएक्शन को बैलेंस करना, तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, इसे इरेज करना थोड़ी देर के लिए। ठीक, अब जब इरेज किया तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2 है, तो इसे कितना करना पड़ेगा, y/2 कर दें। ठीक है, अब ये y/2 हो गया, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या कर दें, CO2 को भी x कर दें। चलेगा काम, बोलो चलेगा। अब ऑक्सीजन यहाँ काउंट करना जरा कितने हुए, ऑक्सीजन हो गए 2x प्लस y/2, इतने ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो हम क्या करें, इसमें 2 तो यहाँ पे पहले ही से है, तो 2x प्लस y/2 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें इतने ऑक्सीजन इधर लिखने पड़ेंगे। तो देखो हमने इतने लिख दिए, तो 2x को 2 से डिवाइड किया तो x बचा, और y को y/2 को डिवाइड किया तो y/4 हो गया, तो ये बैलेंस हो गई। तो हम ये कहेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ CxHy रिएक्ट विद x प्लस y/4 वॉल्यूम ऑफ O2 टू गिव x CO2 एंड y/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर।
Idiometry is used for the determination of molecular formula of the gaseous substances and it is also used for the determination of composition of mixture of gases. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. इसी तरह से अगर कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन की जगह ऑक्सीजन भी हो के साथ साथ क्या हो, ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ क्या हो, अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन डाल दें तो क्या आएंगे CxHyO2 गैस. इस रिएक्शन को भी बैलेंस कर देंगे. बैलेंस करके देखना भाई, बिल्कुल हो जाएगी, मैंने करके दिखाया है. देखो अगर हम इसके Z ले लें, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, देखो x और y तो बैलेंस हो जाते हैं, z की दिक्कत आती है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है z और यहाँ पे कितनी है 2x प्लस y/2 और हमने मान लिया यहाँ पे कुछ t, तो t की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो t की वैल्यू एग्जैक्टली सेम निकल आई. सेम तरह से अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो तो भी हम रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे वी विल मेजर द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आफ्टर एक्सप्लोजन एंड बिफोर एक्सप्लोजन और हम उससे कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम निकाल के सवाल को लगा देंगे. तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट बिफोर एक्सप्लोजन माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट आफ्टर एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से पहले वॉल्यूम कितना और एक्सप्लोजन के बाद वॉल्यूम कितना है, इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है. फर्दर कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड बाय एब्जॉर्बिंग द गैसेस बाई डिफरेंट सोल्यूशंस और मेथड्स. हम लोग अलग अलग मेथड से, अलग अलग सोल्यूशन से अलग अलग गैसेस को एब्जॉर्ब करके भी कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं. जैसे अगर हम लिखते हैं नेम ऑफ गैस और कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो जितनी भी एसिडिक गैसेस होंगी, एसिडिक गैस क्यों, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होता है, एसिडिक गैसेस को कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे, बेस जैसे KOH, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. O2 को एब्जॉर्ब करती है पायरोगेनोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बात है. O2 कौन एब्जॉर्ब करता है, पायरोगेनोल. ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. और पायरोगेनोल का स्ट्रक्चर भी जेई ने सीधे सीधे पूछा है इसे. ठीक. O3 को टर्पेंटाइन ऑयल, ये भी इंपॉर्टेंट है. FeSO4 को FeSO4 किसे एब्जॉर्ब करता है, NO ब्राउनिंग टेस्ट में. और CO को अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिया को जैसे जो बेसिक गैसेज है उन्हें HCl या H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक. अब इसका एक सवाल देख लेते हैं. इसका एक सवाल देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है 8.4 ml of a gaseous hydrocarbon A was burned with 50 ml of O2 in an idiometric tube. The volume of the product after cooling to room temperature was 37.4 ml. When reacted with NaOH, the volume contracted to 3.8 ml. What is the molecular formula of hydrocarbon? ठीक. तो इस सवाल को धीरे से लगाते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अगर हाइड्रोकार्बन A कह रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे CxHy प्लस x प्लस y/4. अभी हम लोगों ने बैलेंसिंग वाली रिएक्शन लिखी थी, गिव्स XCO2 प्लस y/2 H2O. ठीक. तो हम क्या कहेंगे कि 1 वॉल्यूम ऑफ दिस रिएक्ट विद x प्लस y/4 वॉल्यूम ऑफ O2 टू गिव x वॉल्यूम ऑफ CO2. और ये तो लिक्विड ही बन गया, तो इसकी तो कहानी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम गैसेस के वॉल्यूम मेजर कर रहे थे. ठीक. तो वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट कितना है, कितना लिया था, 8.4 ml और 50 ml लिया था. तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स कितना आ गया 50 प्लस 8.4 यानी कि 58.4 ml. तसल्ली से देखेंगे, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे रिएक्टेंट का और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया एक्सप्लोजन के बाद, वॉल्यूम ऑफ, धीरे से लगाओगे सवाल बिल्कुल लगेगा, वो आ गया 37.4. ठीक. तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आ गया भाई, कितना वॉल्यूम कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम आ गया कितना 58.4 माइनस 37.4 यानी कि 21 ml का कॉन्ट्रैक्शन आ गया. ठीक. अगर हम फ्रॉम द रिएक्शन देखें, अगर हम देखें, ये तो हमने क्वेश्चन के फॉर्म से देख लिया, अब हम रिएक्शन के फॉर्मेट से देखें तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट आ गया 1 प्लस x प्लस y/4 और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया x. तो कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आ गया, इससे कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम कितना आ गया भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
एक्स वॉल्यूम बना था CO2 का, तो कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम आ गया 1 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 4 माइनस एक्स, तो एक्स कट गया तो 1 प्लस वाई बाई 4। ठीक, ये फॉर 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY आया। तो फॉर 8.4 ml कितना आ जाएगा, 8.4 वॉल्यूम के लिए कितना आ जाएगा, एक्स प्लस कितना 1 प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना है 21 ml। किसके लिए आ रहा था, 8.4 के लिए आ रहा था। तो यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ बढ़ाया, तो ये आ गया 10, ये आ गया 4, ये आ गया 2.5। तो 1 प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू आ गई कितनी, 2.5। तो y बाई 4 की वैल्यू आ गई 1.5, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो y की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से 6, सिंपल तरीके से निकाली, धीरे धीरे करके आसानी से। अब आफ्टर रिएक्शन विद NaOH क्या हो रहा था, देख लो भाई। व्हेन रिएक्टेड विद NaOH द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्टेड 2 करा, बाई नहीं करा 2 करा, वॉल्यूम कितना कम होते होते आ गया, 3.8 ml आ गया। ठीक, तो लिख लेते हैं आफ्टर रिएक्शन विद NaOH the volume contracted to 3.8 ml। अब अगर 3.8 ml बचा वॉल्यूम, तो जो एब्जॉर्ब हुई वो कौन एब्जॉर्ब हुई, CO2 एब्जॉर्ब हो गई होगी। NaOH ने क्या किया होगा, CO2 इज एब्जॉर्ब्ड। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 आ गया 37.4 में से 3.8 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 8 में 14 में से 8 गया 6, और 6 और ये बचा कितना 3 और 3, 33.6 ml बचा। ठीक, अब हमारे पास थे कितने वॉल्यूम, हमारे पास 1 वॉल्यूम से कितना बन रहा था, 1 वॉल्यूम ऑफ CXHY forms x वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 8.4 वॉल्यूम से कितना बनेगा, 8.4x। अब 8.4x की वैल्यू कितनी आ गई, 8.4x की वैल्यू आ गई 33.6। तो x की वैल्यू आ गई 33.6 डिवाइडेड बाय 8.4, तो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 6, तो फॉर्मूला आ गया C4H6। सिंपल, धीरे धीरे लगाया सवाल, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। एक सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क के लिए है, इसे करके रखोगे और तसल्ली से करना, सवाल को धीमे से करोगे तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला सवाल। ठीक है, तो इस तरह से हमने उन्हें स्टेट्स ऑफ मैटर भी पूरी तरह से निपटा दिया, खत्म हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर की कहानी। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला था होमवर्क के लिए, ये थर्मो की क्लास से पहले मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करके टेलीग्राम ग्रुप पे डालूंगा। अब इसका डिस्कशन वहां पे नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरा लेक्चर सुनना भी जरूरी है। अगर तुम IIT में एक्सेल करना चाहते हो, केवल मजे के लिए यूट्यूब देख रहे हो, तो भाई यू आर नॉट एट द राइट प्लेस। हम कम से कम नाच के तो नहीं दिखाएंगे या चुटकुले तो नहीं सुना रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। उधर एल्काइल हैलाइड चल रहा है, एल्काइल हैलाइड के बाद एल्कोहल आएगा, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन, और इस तरह से चलता जाएगा आगे उधर प्रोग्राम। ठीक है, तो अक्टूबर एंड तक ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे ही थर्मो इधर खत्म होगी, थर्मो के बाद हम लोग शुरू कर देंगे क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम, और 11th खत्म हो जाएगी। इनऑर्गेनिक पहले से ही पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी मेरे को पेस बढ़ानी पड़ेगी, मैं बढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना बहुत सारा, और खूब सारी पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।